नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष पिछले सेशन की जो बचे हुए पार्ट थे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा था, उसी को हम फिर से यहाँ पर जो बचे हुए पार्ट्स को पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए हम लोग इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का जो पार्टीशन है, जो बंटवारा है, वह 3 सूचियों के माध्यम से किया गया था और इन सूचियों का, इन लिस्ट का डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में किया गया था। किस शेड्यूल में? 7वीं अनुसूची में किया गया था प्यारे दोस्तों। और इसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक में इसकी चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातों का ही चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हम सबसे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 249 प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है? आर्टिकल 249 क्या है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण महत्व रखता है? तो इसमें किसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में सबसे पहले यदि हम चर्चा करें प्यारे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इसके तहत राज्यसभा जो है संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 249 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है प्यारे दोस्तों। इसमें कहा गया है इसके तहत राज्यसभा संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देती है प्यार दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करता है। यदि राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को परमिशन दे सकता है, तो ऐसी कंडीशन में संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है प्यार दोस्तों। क्योंकि बता चुका मैं आपको पिछले सेशन में कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र की विधायिका संसद कानून बना सकती है। 3 कंडीशन वहां पर मैंने आपको बताया था। पहला कंडीशन बताया था राष्ट्रीय आपातकाल के समय। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर भी केंद्र की विधायिका संसद कानून बना सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों को, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स को नेशनल इंपोर्टेंस घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, तो ऐसे कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर भी कानून केंद्र की विधायिका संसद बना सकता है प्यारे दोस्तों। उसी तरह से यहां पर भी है आर्टिकल 249 में, इसके तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है। ये चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 249 में है प्यारे दोस्तों। यह जो प्रस्ताव होता है राष्ट्रीय हित का, जो राष्ट्रीय हित की बात जो हो रही है यहाँ पर, कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके, प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रीय हित की बात अगर की जाएगी कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके जब बात की जाएगी यहाँ पर कि राष्ट्रीय हित में यहाँ पर यह बहुमत संसद में यह प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा यदि पारित कर देगी 2/3 बहुमत से, तब लोकसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अब अगर बात करें प्यारे दोस्तों हम आर्टिकल 252, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 252 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर संसद कानून बना सकता है। पिछले सेशन में मैं आपको जो बताया था वह आर्टिकल वहां पर मैं आपको नहीं बताया था। आर्टिकल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों को नेशनल इंपोर्टेंस घोषित कर देता है, तो किस आर्टिकल के तहत नेशनल इंपोर्टेंस घोषित करके संसद को अधिकार देता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा? तो आर्टिकल 249 के ऊपर प्यारे दोस्तों। लेकिन यदि राज्यों की सहमति से, किस आर्टिकल के तहत? राज्यों की सहमति से उसके अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 252 में है प्यारे दोस्तों।
इस आर्टिकल के तहत जो राज्य सरकारें हैं वे केंद्र से यदि अनुरोध करें तो संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर। प्यारे दोस्तों, इसकी चर्चा आर्टिकल 252 में किया गया है। आइए हम बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। किसके बारे में? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा का नाम आप सुने होंगे, समझ गए? क्या सुने होंगे? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं ये क्या होती है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन व प्रशिक्षण की कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन या प्रशिक्षण का कार्य, ट्रेनिंग का कार्य प्यारे दोस्तों कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इन सेवाओं में नियुक्त जो अधिकारी होते हैं, इन सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में प्यारे दोस्तों, जो नियुक्ति करेगा, जो चयन करेगा, जो प्रशिक्षण देगा, वह चयन और प्रशिक्षण का कार्य कौन करता है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे कि चयन और प्रशिक्षण कौन देता है? तो चयन और प्रशिक्षण प्यारे दोस्तों कौन देगा? केंद्र सरकार ही देता है। कौन देता है? केंद्र सरकार ही देता है प्यारे दोस्तों। लेकिन नियुक्ति की अगर बात किया जाए, अगर नियुक्ति की बात किया जाएगा प्यारे दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कहाँ होती है? इनकी नियुक्ति प्यारे दोस्तों तो केंद्र के लिए भी होता है और राज्य के लिए भी होता है। दोनों स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाती है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं के तहत जो प्रशिक्षित, जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं प्यारे दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं, इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी जो होते हैं वे केंद्र तथा राज्य दोनों सेवाओं में, केंद्र तथा राज्य जो हैं दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं। दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं प्यारे दोस्तों। इन अधिकारियों पर तत्कालीन नियंत्रण की बात अगर पूछा जाएगा कि इनके ऊपर तत्कालीन नियंत्रण कौन रखता है, तो इनके ऊपर तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार रखती है प्यारे दोस्तों। कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा चयनित जो पदाधिकारी हैं, ए चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार देगा, नियुक्ति इनकी केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। जबकि इनके ऊपर तत्कालिक नियंत्रण की बात आएगी तो राज्य सरकारें करती हैं प्यारे दोस्तों। कौन करता है? तत्कालीन नियंत्रण जो है सो राज्य सरकार के द्वारा होता है, परंतु अंतिम निर्णय जो होता है वह केंद्र का बना रहता है। इसके पर लास्ट डिसीजन कौन लेगा? केंद्र का ही लेगा। भले ही तत्कालीन नियंत्रण राज्यों के हाथ में है, भले ही राज्य सरकारें ट्रांसफर कर दें अधिकारियों को। आप आईएएस अधिकारियों को देखते हैं ना कि डीएम बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक जिले से दूसरे जिले में, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लास्ट डिसीजन की बात अगर आएगी, अंतिम डिसीजन की बात आएगी, तो अंतिम डिसीजन प्यारे दोस्तों वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। समझ गए? अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक और आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह आर्टिकल है अनुच्छेद 312। इसे नोट कर लेना आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो आर्टिकल क्या है आपका, वह है अनुच्छेद 312 प्यारे दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 जो होता है आपका, यह कई सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में कहा गया है प्यारे दोस्तों कि संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान से लिख लेना, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना अपने कॉपी में कि संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव, राज्यसभा भूलना मत, कि संसद जो होती है, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। यह आर्टिकल 312, इसमें कहा गया है कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं इसमें आती हैं। कौन से पारी आती है प्यारे दोस्तों? इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे यहाँ हैं अभी। कौन कौन सा है? तो पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्यारे दोस्तों। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होता है, या जानते हो ना, आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरा होता है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। एक कौन होता है?
आईपीएस होता है, आईपीएस होता है। तीसरा जो होता है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा आईएफएस। ये तीन हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, समझ गए। महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर आप अपने एग्जाम के लिए तैयार करना। अनुच्छेद 312 में क्या था? अनुच्छेद 312 में मैंने आपको बताया कि देखो संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर सबसे पहले राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वे राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है, तभी संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार मिलता है। मतलब ये जो अखिल भारतीय सेवा जो 3 देख रहे हो, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन बढ़ाएगा कौन? संसद बढ़ाएगा। लेकिन प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? पहले तो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित होगा प्यारे दोस्तों। राज्यसभा में जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अभी 3 हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तीनों का नाम तुमने देख लिया। अब बात करने वाले हैं हम अगले आर्टिकल की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वह आर्टिकल है का क्या? अब आर्टिकल है आपका जो है 263 प्यारे दोस्तों, 263 है आपका। 263 में क्या कहा गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद, क्या कहा गया इसमें? अंतरराज्यीय परिषद प्यारे दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल का डिस्क्राइब किस आर्टिकल में है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 263 में माना जाता है। आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है? यह केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है या राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों की जांच करता है और सलाह भी देता है प्यारे दोस्तों। जो राज्यों के बीच में आपसी जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो इन विवादों को वह जांच करता है और जांच करने के बाद अपना एडवाइस भी देता है कि एडवाइस मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसका एडवाइस भी देगा वह। और एडवाइस देने के साथ साथ इस परिषद का डिस्क्राइब यदि पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब किसमें किया गया प्यारे दोस्तों, तो भाग 11 में ही किया गया है, पार्ट 11 में ही इसका चर्चा किया गया है अंतरराज्यीय परिषद के बारे में। यदि राज्यों के बीच में विवादें होंगी उसकी जांच करना और सलाह देने का कार्य कौन सा परिषद करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद करता है, इंटर स्टेट काउंसिल करता है। और इंटर स्टेट काउंसिल का डिस्क्राइब किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 263 में है प्यारे दोस्तों। किसमें है? आर्टिकल 263 में है, अनुच्छेद 263 में है। इसे भी आप सब नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी। चलो अगले बात हम देखते हैं इसी के तहत केंद्र राज्य संबंध में ही हम लोग बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर गठित कुछ समितियों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी जो केंद्र और राज्य के संबंध पर गठित की गई थी प्यारे दोस्तों। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस समितियां हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर दे दिए जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रमुख समितियां प्यारे दोस्तों, प्रमुख समितियां केंद्र राज्य संबंध पर प्रमुख समितियां कौन कौन से गठित की गई थी। उन समितियों में सबसे पहला आता है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग प्यारे दोस्तों। पहला क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरा जो है राजा मन्नार समिति, दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? राजा मन्नार समिति, ये भी महत्वपूर्ण है, राजा मन्नार समिति। तीसरा है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग प्यारे दोस्तों। क्या है? सरकारिया आयोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 3 जो आपके हैं आयोग और समितियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे दोस्तों। आप कभी भी देखेंगे या कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, इसकी जो गठन, इसके जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में इसका हुआ था। मोरारजी
देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था प्यारे दोस्तों? इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 1969 में पेश किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो थी आपकी, मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में गठित किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट 1969 में पेश किया था प्यारे दोस्तों। यदि पूछा जाएगा कि राजा मन्नार समिति का गठन कब हुआ, तो राजा मन्नार समिति जो था, राजा मन्नार समिति का जो स्थापना था वह कब किया गया था, तो आप तुरंत बताओगे इसे कि 1969 में। कब किया गया था? 1969 में इसका भी गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। लेकिन इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? इसने अपना रिपोर्ट 1971 में पेश किया था। गठन हुआ था 1969 में, राजा मन्नार समिति का गठन 1969 में हुआ, लेकिन रिपोर्ट पेश किया था 1971 में प्यारे दोस्तों। इसका गठन जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो आप देखें, राजा मन्नार समिति का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध पर। सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग को बारे में आप अगर देखोगे, इसकी जो गठन था, स्थापना, इससे अपना जो रिपोर्ट की बात करोगे तो 1983 यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण डेट आता है कि 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज थे, जो है क्या थे? रिटायर जज थे। और उसी समय 1983 में इसका गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1987 में पेश किया था। सरकारी आयोग का गठन प्यारे दोस्तों 1983 में और रिपोर्ट पेश किया था 1987 में। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज थे, उन्हीं की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने यह एक आयोग बनाया था। और उस न्यायाधीश का नाम था, सेवा सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज थे उनका नाम था R.S. सरकारिया। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो ये महत्वपूर्ण समिति भी आपने देखा जो केंद्र और राज्यों पर गठित समितियां थी। तो क्या क्या देखना प्यारे दोस्तों आपने कि प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में गठित हुआ। 1969 में अपना रिपोर्ट पेश किया इसने। राजा मन्नार समिति का गठन 1969 में हुआ था। इसने रिपोर्ट पेश किया अपना 1971 में, जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ। इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1987 में। इसके दो अध्यक्ष थे और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे R.S. सरकारिया। केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण कमिटियां जो थी केंद्र राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा सब समिति जो है वह केंद्र राज्य संबंध पर से संबंधित नहीं है? कौन सी कमिटी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो 3 नाम दे देगा आपके पास, एक दूसरी कार्यों से संबंधित जो समिति होगा उसका नाम दे देगा। तो आपको वहां पर चूज करना पड़ेगा। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, और जो भी आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें जानने हों, कुछ अलग से आपको चीज़ यदि जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, है ना, कोई क्वेश्चन आपके लिए सामने अगर जो है सो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप फंस गए हैं तो आप क्वेश्चन को सेंड कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप में सेंड कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके एग्जाम के लिए वीडियो कितना यूजफुल है प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।